हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि शेड्यूल 3 क्या है। शेड्यूल 3 बेसिकली कंपनीज एक्ट में आपको डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनीज के, वो कैसे बनाने हैं, आपको क्या क्या डिस्क्लोज देना है। तो शेड्यूल 3 को 3 डिवीजन्स में बांटा गया है। डिवीजन 1 बात करता है कि उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे जिन पे एएस एप्लीकेबल होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। डिवीजन 2 बात करता है कि उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे जिन पे इंड एस एप्लीकेबल होता है। डिवीजन 3 बात करता है कि उन एनबीएफसीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे जिन पे इंड एस एप्लीकेबल होता है। अब मुद्दे की बात यह है कि एनबीएफसी कौन सी एनबीएफसी पे इंड एस एप्लीकेबल होता है। तो जिन एनबीएफसी की नेटवर्थ एक्सीड करती है 250 CR, उन पे एप्लीकेबल होता है इंड एस। तो हम मोटा मोटी अपन आज डिवीजन 2 की ही बात करेंगे। तो डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये क्या बोलता है, आइए स्टार्टिंग से देखते हैं। पहली बात तो ये बताता है कि किस पे एप्लीकेबल होता है, जो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है। दूसरा पैरा में ये बताता है कि ये जो मैंने रेड में इसको हाईलाइट शॉर्ट में लिख रखा है आपको, ताकि मतलब कभी भी पढ़ना हो तो जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। ये इसमें सीधी सीधी क्या बात बोल रखा है कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है किसी दूसरे एक्ट पे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिख दिया वो फुल एंड फाइनल है। अगर कहीं एक दूसरे एक्ट में कुछ और लिख रखा है तो आप उसके हिसाब से आपको वो काम करना है। कि केवल ये गाइडलाइंस टाइप है। तीसरा क्या बोलते हैं, ये नोट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज एक्ट में बोल दिया उसके हिसाब से आपने बना दिया तो सारे लॉज को आपने कंप्लाई कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इंडेक्स में कुछ और लिखा हुआ है, किसी दूसरे एक्ट में और लिखा हुआ है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ये भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट आपको क्या बोलता है कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसमें नोट्स देने हैं। नोट्स में क्या करना है आपको, जैसे नैरेटिव डिस्क्रिप्शन और डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम देना है। ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हो आप, एक बड़ा जैसे आप पकड़िए पीपी का एक फिगर डाल देते हो, आप उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देता, वो आपको नोट्स टू अकाउंट में देना है। कि किसी का टाइटल डीड नहीं है तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देना है। डिसएग्रीगेशन करा आपको वो नोट्स टू अकाउंट्स में देना है कि ये चीज़ें थी। और दूसरा पॉइंट आपको क्या बोलता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देनी है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बन पाई, वो भी आपको नोट्स में देनी है। दूसरा ये क्या बोलता है, क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखना, पेंडल उठा के देखना, उनका नोट्स टू अकाउंट्स से क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ होगा कि ताकि मतलब जो पढ़े उसके लिए इजी रहे ना, कि ये जैसे पीपी के आगे आपको पता हो कि इसका हाँ नोट्स ऐसे थोड़ा ढूंढते रहेगा नोट्स से, उसका क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए। फिर आप बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के लिए भी इन्होंने बता रखी है कि राउंडिंग ऑफ ऐसे नहीं अपनी मर्जी से राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। अगर आपकी टोटल इनकम 100 CR से कम है तो आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो नियरेस्ट 100 में, थाउजेंड्स में, लैक्स में और मिलियंस में। ठीक है, और अगर आपकी 100 CR टोटल इनकम 100 CR और अबव है तो आपको राउंडिंग ऑफ करनी है नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस और करोड्स में। ये क्यों करा गया है, ताकि मतलब जो देखें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है उसको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। ऐसे नहीं हो कि बहुत बड़ा फिगर है तो वो दिखता ही रहे कि लैक्स में है, थाउजेंड्स में है, करोड्स में है, क्या है। ठीक है, और यूज़ यूनिफॉर्मली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर आपने लैक्स में यूज़ करा तो हर जगह लैक्स में करो, ऐसे नहीं कहीं लैक्स से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि आपको कंपेरेटिव्स बनाने हैं, आपको कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स देने हैं कि जैसे पिछले साल के फिगर्स भी आपको दिखाने हैं कि पिछले साल क्या, ताकि जो डिसीजन ले रहा बंदा उसके लिए इजी रहे। अब सातों बात करते हैं कि आपको सारे मटेरियल आइटम्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने हैं। अब मटेरियल आइटम्स वो होते हैं जो किसी भी यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक डिसीजन से आपका क्या लेना देना कि इस कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ डिसीजंस। ठीक है, फिर 8.9 में कुछ नहीं लिखा हुआ। फॉर द पर्पस दिस शेड्यूल टर्म यूज हिम शैल हैव द सेम मीनिंग यूएस एंड इंडियन। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वही मतलब होगा जो इंडेक्स में जो मतलब बताया गया है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर टू मेड, वही बातें वापस बोल दी गई है कि अगर कहीं पे एक्ट में रेगुलेशन में अलग से कुछ बोल दिया गया है कि करने को तो वो करना ही पड़ेगा। ये देखो, ये मेन मुद्दे की बात जो अभी अपन ने पढ़ी उसका सबसे मेन मुद्दे की बात ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर्स है। ये ऊपर जो भी पढ़ा अपन ने, ये क्या बोलता है, केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि इसके हिसाब से ही आप पूरा बना दो और खुश हो जाओ, नहीं। चलिए, तो अब अपने आते हैं मेन पार्ट पे। पार्ट 1 जो है कि बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट अपन पहले आपने पुरानी देखी होगी बैलेंस शीट, वो अपन दो साइड में बना देते थे। एक साइड राइट साइड में एसेट बना देते थे, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़ बना देते थे। फिर अपन ने कंपनीज एक्ट वाली बैलेंस शीट देखी होगी, है ना। और अभी मतलब कुछ चेंजेस हुए थे अभी अमेंडमेंट्स के साथ। ये लेटेस्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो आपको हर कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेगा, हर लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में आपको यही दिखेगा। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एसेट से। कंपनी में ऊपर कॉलम आगे, पर्टिकुलर्स आगे, फिर नोट नंबर। ये जो ऊपर रेफरेंसिंग की बात कर रखी थी वो नोट नंबर है। यहाँ पे अपन को रेफरेंस देना होता है नोट्स का। ठीक है, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड का फिगर आ गया और फोर्थ में आ गया प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का फिगर। तो अब मुद्दे की बात करते हैं एसेट्स में स्टार्ट करते हैं अपन नॉन करंट लायबिलिटीज से। नॉन करंट लायबिलिटीज से सबसे पहले डिस्क्लोज करना है अपन को
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो आपको अगर जो सी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आप इंडेक्स 16 और उसका गाइडेंस नोट ऑन पीपीए उसमें जो पढ़ोगे उसके हिसाब से जो वैल्यू निकलती है, जो मेजरमेंट करना होता है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। सेम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी इंडेक्स 16 एंड गाइडेंस नोट ऑन पीपी पढ़ सकते हो। फिर आपकी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंडेक्स 40 आपको जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी है, वैल्यू करनी है वो आपको यहाँ दिखानी है। फिर गुडविल आप इंडेक्स 36 के हिसाब से दिखाओगे और अदर इंटेंजिबल एसेट्स इंडेक्स 36 के हिसाब से दिखाओगे। फिर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी आप इंडेक्स 36 में इसकी पूरी डेफिनेशन दे रखी है उसके हिसाब से दिखाओगे। फिर बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बैरियर प्लांट के हिसाब से ये अपना इंडेक्स 41 है जो एग्रीकल्चर पे है, वो आपको बताता है कि क्या, तो मतलब ये मोटा मोटी आपको पूरा दे रखा है कि किस हिसाब से बनाना है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स अपना सबसे बड़ा एक इंडेक्स होता है इंडेक्स 109, जिसमें मतलब और भी पार्ट है इंडेक्स 32 एंड 107 तीनों मिला के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक पूरा इंडेक्स बनाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको डिस्क्लोजर देना है कि इन्वेस्टमेंट्स को अलग कैटेगराइज करना है, ट्रेड रिसीवेबल को अलग कैटेगराइज करना है और लोन्स को अलग कैटेगराइज करना है। उसके बाद में आप बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स एसेट की, जो आप इंडेक्स 12 में पढ़ोगे। फिर अदर जो भी बच गया वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। फिर आप करंट एसेट्स में अब आपको क्लासिफाई कैसे करेंगे वो अपन नीचे पढ़ेंगे, ये एक मोटा मोटी एक बार फॉर्मेट दे रखा है जो अपन एक जल्दी जल्दी ऊपर से देख लेते हैं। फिर करंट एसेट्स की बात करते हैं तो इन्वेंट्रीज इंडेक्स 2 के हिसाब से करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स सेम वही जो नॉन करंट में देख के आए थे उसी हिसाब से कैटेगराइजेशन कर रखा है। इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा, बैंक बैलेंसेज, लोन्स, अदर्स आ जाएगा, करंट टैक्स ये सेम आ गया। फिर ऐसे करके टोटल एसेट्स का टोटल हो जाएगा। फिर अपन आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में पकड़ेंगे तो सबसे पहले हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड में अपन पहले सबसे पहले पकड़ेंगे इक्विटी में अपन क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक अदर इक्विटी होता है। अब अदर इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी क्या क्या आता है, ये पहले बहुत सिंपल होता था। पहले क्या होता था, जो इक्विटी शेयर है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाते थे, बाकी अदर जो रिजर्व्स वगैरह अदर इक्विटी में आ जाते थे। लेकिन अभी इंडेक्स आने के बाद में इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। लेकिन कन्फ्यूजन कुछ नहीं, आप एक बार पढ़ोगे, आप सुनते जाओगे तो आपको सब एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब लायबिलिटी साइड की बात करते हैं तो लायबिलिटी साइड में पहले नॉन करंट लायबिलिटीज दिखाएंगे। ऊपर देखो जैसे पहले नॉन करंट लिक्विडिटी के हिसाब से अपन बैलेंस शीट बनाने लग गए। अब तो पहले उधर नॉन करंट दिखाया, इधर भी नॉन करंट दिखाएंगे। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज में दिखाएंगे कि बोरोइंग्स क्या है, बोरोइंग्स में जो ये सेम इंडेक्स 109, 32, 107 के हिसाब से। फिर लीज लायबिलिटीज का अपना इंडेक्स 116 है, उसके हिसाब से ट्रेड पेबल्स दिखाएंगे। फिर तो ये देखो अलग से कैटेगराइज एमएसएमई वेंडर्स जो होते हैं उनको अलग से कैटेगराइज करना पड़ेगा कि टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज कितना है। ये ध्यान रखने बात है, ये चेंज हुआ था अभी रिसेंट में, ये जो अमेंडमेंट हुआ था शेड्यूल का उसी में आया था। ये एज पर एमएसएमई एक्ट आपको देखना है। उसके बाद में टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिट अदर देन माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज कितने हैं वो आपको बताना, ठीक है। तो ट्रेड पेबल में आपको 2 कैटेगरी करनी है, ठीक है, एक एमएसएमई वाला, एक अदर एमएसएमई वाला। फिर अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपने दिखा दी। फिर प्रोविजंस, डिफर्ड टैक्स, अदर करंट। फिर अपन आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज में भी सेम ट्रेड पेबल का 2 हिस्से करने हैं अपने, वो कर दिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर अदर ये करके आया ऐसा। अब आ गया सीधा अपन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में करंट पीरियड में बैलेंस एट द बिगिनिंग में कितना पीरियड था, फिर चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू टू पीरियड एरर्स, क्या बोलते हैं कि पुराने टाइम में तुमने कुछ एरर कर दी, उसके कारण क्या चेंज हुआ वो आपको यहाँ पे दिखाना है। फिर आपको रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंसेस दिखाना है कि मतलब पिछले साल आपने कुछ गड़बड़ कर दिया था तो उसका जो प्लस माइनस है वो आपको यहाँ सेकंड कॉलम में दिखाना है। फिर उसका जो टोटल आएगा वो आपको थर्ड कॉलम में करके ओपनिंग आ गया। फिर करंट ईयर का चेंजेस आ गया और बैलेंस एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड आ गया, ठीक है। सेम ये करंट ईयर का बनाया अपन ने, सेम ऐसे पीरियड रिपोर्टिंग पीरियड का होना चाहिए। कंपेरेटिव जो अपन ने बात करी थी ऊपर के कंपेरेटिव की डिमांड करता है। फिर अपन आगे बात करते हैं अदर इक्विटी में क्या होना चाहिए। इसको अदर इक्विटी में करने के लिए इसको घुमा देते हैं, ठीक है। अदर इक्विटी में मोटा मोटी देखो क्या दे रखा है कि ये तो इधर दे रखा है कि बैलेंस करंट में कितना हुआ चेंज वगैरह, ये सब तो कुछ फालतू चीज़ें। इधर क्या क्या चीज़ आती है इसमें अपन ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है शेयर एप्लीकेशन ऑन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया लेकिन आपने अलॉटमेंट नहीं करा, उसका पैसा बचा हुआ आपका अदर इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन ऑफ मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, ये अदर इक्विटी का, लायबिलिटी का पार्ट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसको इक्विटी देने वाले हो इसलिए अदर इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप इंडेक्स 109 में पढ़ोगे। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जिनमें 2 तरह की क्वालिटी होती है, एक तो इक्विटी शेयर जैसी क्वालिटी होती है और दूसरी क्वालिटी होती है लायबिलिटी जैसी, तो उनको अपन बोल देते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसका जो इक्विटी का कंपोनेंट है उसको अपन यहाँ पे दिखाएंगे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिजर्व, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग वगैरह सब भी यहाँ दिखाएंगे। फिर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ओसीआई के थ्रू जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली यहाँ नहीं दिखाते, लेकिन जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को अपन ओसीआई के थ्रू रूट कर रहे हैं वो अपन यहीं दिखाएंगे, ठीक है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, मतलब डेप्ट और इक्विटी दोनों जो ओसीआई के थ्रू ले जाते हैं वो यहीं पे दिखाएंगे। फिर अपन इंडेक्स 109, 32 एंड 107 की बात करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो इंडेक्स 16 में अपन एसेट्स के रिवैल्यूएशन से जो सरप्लस बनाते हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे। फिर एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, एक्सचेंज डिफरेंस का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो इंडेक्स 21 के हिसाब से यहाँ पे दिखाएंगे। फिर अदर जो ओसीआई के थ्रू आएगी इनकम आएगी वो यहाँ पे दिखाएंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल वो यहाँ पे दिखाएंगे। चेंज इन अदर इक्विटी में दिखाएंगे। सेम जो करंट पीरियड का बनाया है वैसे एक प्रीवियस पीरियड का भी बना लेंगे, ठीक है। अब आता है मेन पढ़ने लायक बातें
ठीक है, ये तो मोटा मोटी था जो दे रखा था। अब आता है पढ़ने लायक बातें। पढ़ने लायक बातें में सबसे पहले देखते हैं कि एसेट को कहाँ से कैटेगराइज करोगे कि ये करंट एसेट है या फिर क्या। ठीक है, तो पहली बात करंट एसेट की डेफिनेशन अपन पढ़ें तो ये क्या बोलता है कि अगर आपका रियलाइज हो जाएगा वो एसेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में तो वो आपको करंट एसेट है। ये 4 कंडीशन दे रही है कि कोई भी एक